जी इंदिरा ज्योति अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव, हर चौराहे, हर जिले में जो है यह मशाल ज्योति लेके चल रहे हैं। आदरणीय रोकड़े साहब जो है सम्यक अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा को और जो पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के विचारों को, उनके प्रशासनिक कुशलता को लेकर के हम सबके बीच में आज पहुंचे हैं। मैं उनका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करना अभिनंदन करता हूं। साथियों, भास्कर रोकड़े की मुझे लगता है कि लगभग हमारे उमरिया जिले के सभी लोग जानते हैं। पाली में, शहडोल में, अनूपपुर में, उमरिया में कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पत्रकार जगत में एक अच्छा नाम कमाए और अभी वर्तमान में भोपाल में रह करके कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी की आवाज को गांव-गांव तक, जन-जन तक कैसे पहुंचाया जाए, वो एक प्रण लेकर के, एक अभियान लेकर के समय अभियान को चल रहे हैं। साथियों, 2022 में रविंद्र भवन में जब प्रदेश के और देश के कुछ चुनिंदे नेता और प्रदेश के सभी हमारे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, सभी नेताओं ने मिलकर के आदरणीय भास्कर रोकड़े जी की संपर्क अभियान को में सहमति और सहयोग देकर के पूरे प्रदेश में चलाने के लिए उन्होंने सहयोग किया। आज उसी के दौरान आज हमारे बीच में पहुंचे हैं भास्कर रोकड़े जी, जो छिंदवाड़ा मॉडल आदरणीय कमलनाथ जी के जो छिंदवाड़ा में किए गए विकास कार्य था उसको किस तरह से संयोजित करके, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी छिंदवाड़ा मॉडल, और उसी मॉडल को आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में उसको मतलब लागू करने के लिए उन्होंने जब शुरू कर दिए थे, उसी दरमियान 1.5 साल की सरकार के बाद उनकी सरकार चली गई थी। लेकिन भास्कर रोकड़े जी ने ये प्रण लेके चले हैं कि हमको दोबारा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर के जनहित मुद्दों काम करनी है। तो ऐसे भास्कर रोकड़े जी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि आदरणीय रोकड़े साहब जी मंच पर आए और अपने इस सम्पर्क अभियान, इंदिरा ज्योति अभियान के तहत जो भी यात्रा है उसके बारे में वृत्तांत में बताने का करें। रोकड़े साहब। उमरिया जिले में जिस तरह से इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा का जिले की सीमा में प्रवेश करते ही स्वागत किया गया, और जिस तरह से लोगों में हमने उत्साह देखा, जिस तरह से हमारे साथियों ने नारेबाजी की, साथ करने का संकल्प दोहराया, उससे मुझे उम्मीद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्य, विचार, उनके द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णयों, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित राम राज्य की अवधारणा को और सम्यक अभियान के 9 मुद्दे जो सम्यक विकास और नव क्रांति के लिए संकल्पित है, उन्हें हर घर, हर द्वार तक पहुँचाने में हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने के साथ साथ 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बनाकर निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित कर पाएंगे। ममता सिंह इस क्षेत्र के नेता सम्माननीय अजय सिंह जी, जिनसे मेरा सन 1993 से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विजय कोल जी, सम्यक अभियान द्वारा संचालित इंदिरा ज्योति अभियान व चले राम राज्य की ओर अभियान हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से गठित
प्रदेश आयोजन समिति द्वारा हर जिले में आयोजन समितियों का गठन किया गया है, जिसके तहत हमारे इस जिले के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ओपी द्विवेदी जी को जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है, जो कि आगामी 3 साल तक निरंतर इस अभियान को गति प्रदान करने हेतु संकल्पित है। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह जी, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लगातार रहे और अब संगठन महासचिव सम्माननीय पुष्पराज सिंह जी, इस क्षेत्र ने जिस हीरे को मुझसे जुड़ा है वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। माननीय मेरे अत्यंत प्रिय संतोष कुमार द्विवेदी जी, मानपुर से भाई बिटिया रोशनी सिंह और हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुराग नाम है ना, अनुराग सिंह जी, NSUI के अध्यक्ष, सेवा दल के संगठक, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं समस्त प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सम्माननीय उपस्थित मेरे बंधुओं, मेरा करबद्ध आग्रह है, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है। मैं लगातार 16 साल तक, अगर रायपुर भोपाल मेरी कर्मभूमि थी तो भी उसके साथ में शहडोल मेरी कर्मभूमि रही है, और 16 साल में मैंने कई लोगों के साथ तो आत्मीय संबंध रखा है। तो उसे देखते भी कह सकता हूँ कि यदि मेरे मुँह से किसी का नाम नहीं निकला हो तो वे कृपया मुझे माफ़ कर दे, वे मेरे दिल में हैं, मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर उनकी उपेक्षा करूँ तो मेरी उपेक्षा सुनिश्चित। तो साथियों, मैंने एक मंच की गरिमा होती है, मंच का एक सिस्टम होता है कि जब किसी अभियान को कोई व्यक्ति लेके आता है तो सबसे बाद में उसकी बात रखी जाती है। वो व्यक्ति की हैसियत का है, ये बात अलग है। लेकिन मैं इस क्रम को बीच बीच में तोड़ता हूँ, तोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो सम्यक अभियान है, इंदिरा ज्योति अभियान है, चले राम राज्य की ओर अभियान है, ये साधारण अभियान नहीं है। और एक बात, लोग कहते हैं कि ये केवल जन जागरण के लिए अभियान, बिल्कुल गलत। मैंने 2015 में देश के एक प्रमुख समाचार पत्र के संपादक पद से इस्तीफा देकर इस पार्टी को अपनी पूर्णकालिक सेवा देना शुरू किया। यद्यपि पार्टी के प्रति मेरा व्यक्तिगत लगाव भी रहा है और मैंने योगदान निरंतर दिया है। सम्माननीय अजय सिंह जी इस बात के प्रमाण हैं कि मीडिया में बड़े पदों पर रहते हुए भी मैं पार्टी को योगदान देता रहा हूँ। लेकिन 2015 से मैंने सिर्फ लिखा तो किताबें, बाकी मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जो संपादक पद पर था, जो बहुत ही देश का प्रतिष्ठित अखबार था, उससे मैंने बड़ी वेतन की सब कुछ छोड़कर सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी, श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके कहने पर हरीश रावत जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनके कहने पर इस्तीफा दे दिया था और पार्टी के लिए अपनी पूर्णकालिक सेवा देना मैंने शुरू कर दिया। और इसके बदले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी और सुविधाएँ दी जा रही थी। मैंने कहा जीवन भर सब कुछ दे करके तो चलता रहा हूँ, इन सुविधाओं को अगर ले लूँगा तो मैं वो चंद नेता जो सुविधा भोगी बन चुके हैं और अपना रोब ढांढते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में आ जाऊँगा। इसलिए मुझे
कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं चाहिए। बिना सुविधाएं लिए 2018 विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बैठने की व्यवस्था देने के बावजूद मैं भोपाल में आया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फोकस करते हुए दोनों राज्य के लिए 2018 के लिए चुनाव की रणनीति अलग अलग क्षेत्र के प्रत्याशियों के चयन के मापदंडों को साथ में लेकर करने लगा। तब हाईकमान ने दोनों राज्य के लिए नवनियुक्त महासचिवों को कहा कि रोपड़े साहब के साथ निरंतर कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ना है और हम रात के 2-2 बजे तक बैठे। इस बीच एक ऐसा मुकाम आया कि कमलनाथ जी ने कहा ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पुलिंदा है शिवराज सरकार का और जो विकास यात्रा लेके निकल पड़े हैं, कुछ करना होगा। तो मैंने वो जो पुलिंदा रखा था उसको किनारे रख दिया। मैंने बोला मुझे अभी कुछ करना है, मैं बताऊंगा। समय बहुत कम था, 15 दिन का समय था। इधर चुनाव हमें पास में आ रहा था। मैंने बहुत जल्दी में सन 1980 के पहले के छिंदवाड़ा, उससे पहले के इतिहास और 1980 के बाद में जो क्रमबद्ध विकास हुआ उसे सर्वांगीण विकास का मॉडल निरूपित करते हुए ये जो पुस्तक प्रकाशित किया उसका नाम छिंदवाड़ा मॉडल। और जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता बाबूलाल गौर, पूर्व मंत्री विजय पाटनी जो भाजपा के नेता बन चुके थे बड़े वे, और अनुसुईया उइके जो कि तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा हासिल थी, जो कि बाद में राज्यपाल बनी, उनके हाथों से करा दिया। राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई और पूरे प्रदेश में एक आवाज गूंज उठी, प्रदेश का विकास कैसा होगा, छिंदवाड़ा मॉडल जैसा। इसी बीच मैंने मंदसौर गोलीकांड पर एक पराकाष्ठा किताब लिखी थी। उसमें किसानों की पीड़ा को रखते हुए किसानों के हितार्थ जो निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिए गए थे उस पर मैंने दृष्टि डाली थी और किस तरीके से किसानों की प्रगति हो सकती है उस बात पर प्रकाश डाला गया था। और वह उस समय की इस देश की सर्वाधिक प्रसार वाली पुस्तक थी। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। सबसे पहले ये जो यात्रा चल रही है, पहले यात्रा पे आता हूँ। महात्मा गांधी के साथ जो कुछ हुआ बड़ा अलग चीज है, अध्ययन करने लायक की बातें है। जब भी महात्मा गांधी कोई अभियान शुरू करते तो पहले कांग्रेस के नेता पीछे चले जाते और जब उनका अभियान आगे बढ़ जाता तब फिर उनके पीछे हो जाते थे। यही महात्मा गांधी की शक्ति थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1920 जनवरी में कलकत्ता में ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, जिससे सहमति तो मिली लेकिन आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर रणनीति नहीं बन पाई। बाद में 1920 में ही 28 दिसंबर को जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ तो उसमें पुनः प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी सोच रहे थे कि दूसरे ही दिन से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा, किंतु जब तक गांधी जी उस असहयोग आंदोलन की तैयारी करके सामने निकले तो पीछे पलट के देखे कोई भी नहीं थे। गांधी जी शांत बैठे कि करना क्या चाहिए। अली बंधु बड़े नामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने आमंत्रित किया छिंदवाड़ा में। महात्मा गांधी 5 जनवरी 1921 को मुश्किल से 5-6 दिन बाद ही छिंदवाड़ा गए और छिंदवाड़ा स्थित चिटनीसगंज में उन्होंने 6 जनवरी 1921 को अपने भाषण की शुरुआत असहयोग आंदोलन से किया और कुल 1 घंटा 3 मिनट का उनका भाषण पूर्णतः असहयोग आंदोलन पर केंद्रित रहा। उसी दिन उन्होंने उसी क्षण कहा कि आज से असहयोग आंदोलन शुरू। जब गांधी जी चल पड़े, उनके पीछे जन सैलाब चल पड़ा, तब हमारे कांग्रेस के बड़े छोटे मंझले स्तर के कद के सब नेता उनके पीछे चलने लगे। वही असहयोग आंदोलन अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए
चलाए गए भिन्न भिन्न अभियानों आंदोलनों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हमने उसी 6 जनवरी तारीख को पकड़ा और 6 जनवरी 2026 से चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा और इंदिरा ज्योति यात्रा का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 राज्यों के लिए शुभारंभ किया छिंदवाड़ा से चिटनीसगंज से, जहां से महात्मा गांधी ने भाषण दिया, जिसे अब गांधीगंज के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से होते हुए आज 54वां जिला है, जहां उमरिया जिले में आई है और 5 जून को इस यात्रा के प्रथम दौर का समापन सागर में होगा। यह प्रथम दौर का समापन होगा। इसके बाद सम्माननीय ओपी द्विवेदी जी, सम्माननीय विजय कोल जी और यहाँ के नेता सम्माननीय अजय सिंह जी, आपसे मेरा आग्रह है कि 2 सितंबर के बाद में, तब बरसात का समय भी लगभग निकल जाता है, जिला व्यापी यात्रा निकलनी चाहिए और जिस रोड से यात्रा निकले उसके आसपास के गांवों को जोड़ना होगा। उसके बाद तीसरे दौर की यात्रा गांव-गांव में जाएगी और हर गांव में 5 सम्यक मित्र वरिष्ठ जन और राज क्रांति दूत जो शिक्षित बेरोजगार युवा होंगे, उन्हें जोड़ते हुए सम्यक विकास व नव क्रांति का संकल्प दोहराते हुए इंदिरा गांधी के क्रांतिकारी निर्णयों और महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा को हर घर हर द्वार तक पहुंचाना होगा। यदि आपकी सहमति है तो आप लोग बताइए, क्या ऐसा करना चाहिए? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक बात आती है तो मैं कह देता हूं, वेदों में श्रुति का महत्व है, श्रुति के आधार पर वेद रचना हो गई, तो खुद ही सवाल अंतर मन से सवाल निकले, मन से जवाब दे दो वाली बात है। इसीलिए उसी अंदाज में सवाल और जवाब मैं ही दे देता हूँ कि आखिर ये इंदिरा ज्योति यात्रा है क्या? इसकी उत्पत्ति कैसी हो गई ज्योति यात्रा के रूप में? राम राज्य की अवधारणा को लेकर चले राम राज्य की ओर यात्रा क्या है? और इसके पहले 2 मई 2022 को रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से 9 मुद्दों को लेकर शुरू किया गया सम्यक अभियान क्या है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यह जो आज का कार्यक्रम है इसे एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आप मान सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि यहाँ आम लोग जो भिन्न भिन्न विचारधारा के वो नहीं है, बल्कि बहुतायत में कांग्रेसी विचारधारा के लोग ही मौजूद हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ भाई? तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग, सम्माननीय मेरे बंधुओं, इन बातों को बारीकी से समझे और अन्य भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों तक पहुंचाए और इस क्रम को तेजी से जारी रखते हुए बड़े परिवर्तन का वातावरण सुनिश्चित करें। 2 मई 2022 को हर हालात में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु होने पर इस तरीके से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नौकरियों के अवसर सृजित हो सकते हैं, इस विषय पर है। क्योंकि ये संकल्प है, मांग नहीं है। कांग्रेस, ये हमारे जो 9 मुद्दे हैं, हम इसके लिए धरना प्रदर्शन, चक्काजाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार सत्ता में है उसकी कैटेगरी भिखारी नेचर की है। तो भिखारी से क्या मांगोगे? भिखारी से कुछ मांगना नहीं है, मांगोगे भी तो देगा क्या? वो तो खुद ही कर्जदार है। हम इन 9 मुद्दों पर वातावरण बना करके 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे और फिर वो बनी हुई सरकार के माध्यम से उन सारे मुद्दों पर अमल करते हुए हमारे शिक्षित युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए समता मूलक सामाजिक व्यवस्था, समानता मूलक शासन व्यवस्था,
सम्यक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ देशवासियों के स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए देश का सम्मान बढ़ाने में महती भूमिका का निर्माण करेंगे। मैं सरल भाषा में बोलने के लिए बड़े फ्लो में बोल रहा हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ, पहला मुद्दा मेरा 58 साल सेवानिवृत्ति आयु चाहे सरकारी हो या निजी होनी चाहिए ताकि युवाओं को समुचित अवसर मिल सके। दूसरा मुद्दा, समान कार्य समान वेतन चाहे सरकारी हो या निजी नौकरी। जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो कर दो ना, सब चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दो, लेकिन जो हमारे बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं उन्हें सरकारी विभागों में जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन निजी क्षेत्र की नौकरियों में मिलना चाहिए, तब हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे संभव है? विश्व के तमाम देशों में यह व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है, हम भी क्यों नहीं कर सकते? जब भारतीय संविधान बना तो VGF का प्रावधान किया गया, वायबिलिटी गैप फंड, जिसको मैं हिंदी में स्पष्ट कर दूं, व्यवहार्यता अंतर निधि। इसकी व्यवस्था दी गई है मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए यदि हम निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो उस भागीदारी को निरंतरता प्रदान करने में वहां कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नेचर की नौकरी देने के साथ साथ सरकारी वेतन के बराबर वेतन दिलाने के लिए उनको जो आने वाला खर्च है, जो आय है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको व्यवहार्यता अंतर निधि वायबिलिटी गैप फंड कहते हैं। और सरकार उस व्यवहार्यता अंतर निधि को तय करके सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन व्यवस्था तय कर सकती है। क्या आप लोग बताइए, आपके बच्चों को सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था होगी तो क्या इसे आप सर्वांगीण विकास मानेंगे? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको भी संक्षेप में कर दूं, लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि क्या किया। बार बार चिल्लाते हैं मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे किया क्या ये तो बताओ भाई, सही बात तो बताओ ताकि लोगों के दिमाग में आए। 2003 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार की सुगमता के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू किया। उसका आशय यह था जिस देश में सबसे सस्ता श्रम होगा उस देश की रैंकिंग सबसे ऊपर होगी। तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि विश्व बैंक के बड़े पदाधिकारी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा ये रैंकिंग प्रणाली ही गलत है। उनका मानना था जिस देश में श्रम सबसे सस्ता होता है वह देश सबसे पिछड़ा होता है। और रतन लाल मालवीय जी पास के मनेन्द्रगढ़ में बड़े श्रमिक यूनियन के नेता थे और बड़े वकील थे। वे बाद में केंद्र के श्रम राज्य मंत्री बने थे और उन्होंने जिनेवा में 1951 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था ये भारत में कभी भी श्रम अपेक्षाकृत सस्ता नहीं होगा, क्योंकि जिस देश में श्रम सस्ता होता है वह देश सबसे पिछड़ा होता है। लेकिन सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समानांतर ईज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री मतलब व्यापार की सुगमता के साथ साथ उद्योग युग की शुरुआत बताते हुए आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू कर दिया। रिक्रूटमेंट के लिए नियुक्तियों के लिए भी एजेंसी का सहारा लेते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नियुक्तियां देने का मार्ग प्रशस्त केवल निजी कंपनियों में नहीं हुआ बल्कि सरकारी नौकरियों में भी हो गया। और सरकारी विभागों में 70% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 20% आरक्षण आदिवासी वर्ग को होता है। 1000 पदों में यदि 20% आरक्षण मिला तो 200 पद मिलते हैं। अब केवल 300 पद बचे हैं। 300 पदों में 20% आरक्षण मिलेगा तो केवल 60 पद होते हैं। केवल 60 पद मिल रहे हैं। 140 पद उनके कोटे के उनको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आदिवासी वर्ग के भी युवा आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। ये सच्चाई है या नहीं है?
ये बड़ी भारी सच्चाई है। तो हमें आउटसोर्सिंग नाम की ये जो विकृत पद्धति है, जो इसको विकृत मानसिकता के लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं लागू किया है, कांग्रेस की सत्ता आने पर हर हालात में समाप्त कर देगी। एक बात आती है 2020 कोरोना का, उस साल केवल कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, एक राजनीतिक संक्रमण हुआ था जिसके कारण विधायक मंडी में चले गए थे और 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और 20 मार्च 2020 को ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संक्रमण आया था। हम इसको भूल नहीं सकते। और 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। तब नरेंद्र मोदी ने सोचा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री के तहत अब इस कोरोना संक्रमण को, इस आपदा को सरकार के लिए अवसरों में बदलने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने उद्योगपतियों की बैठक बुलाया और उद्योगपतियों से पूछा उद्योग स्थापित करने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हमसे चाहते हैं। उन्होंने कहा ये BR अम्बेडकर ने 14 से 16 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उसको 8 घंटे कर दिया, आप उसे तत्काल 12 घंटे कर दीजिए। मोदी जी ने कुछ भी नहीं सोचा, यदि मैं 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दूंगा तो मेरे इस निर्णय मात्र से एक ही दिन में 33%, 33%, 1/3 बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अंधाधुंध छटनी को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट 1971 लाई थी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों के मांग पर समाप्त कर दिया। और इसके साथ ही इंदिरा जी ने जो 300 कर्मचारियों की व्यवस्था थी कि यदि किसी उद्योग में 300 कर्मचारी हैं तो उन्हें सरकार की बिना अनुमति लिए छटनी का पावर था, उसको इंदिरा जी ने 100 में बदल दिया और कहा माना कि 100 कर्मचारी आपके उद्योग में हैं तो आपको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनियन से सहमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार प्राइवेट कंपनियों से नौकरी से निकालना कठिन था, इसलिए उस टाइम में लोग बोलते थे कि टाटा बिरला की नौकरी है जो सरकारी नौकरी से भी अच्छी होती है। ये बड़ी बातें उस समय। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 300 इंदिरा जी ने की, 300 को 100 इंदिरा जी ने कर दिया था, कड़े प्रावधान कर दिए थे, उसको 300 कर्मचारी पर बढ़ा दिया, पहले जैसे अंग्रेजों के टाइम जैसे बढ़ा दिया। और इसके साथ एक और उपहार दे दिया कि आप एक ही औद्योगिक परिसर में जितने चाहे उतनी कंपनियां बना करके 300 के हिसाब से बनाइए, आपको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 2020 में जब 29 श्रम कानूनों को मात्र 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया और जो श्रम कानून कर्मचारी हितैषी हुआ करते थे उनको उद्योग हितैषी बना दिया गया, तो 2020 में, अकेले 2020 में पूरे देश में 48% बेरोजगारी बढ़ गई। कितनी प्रतिशत बढ़ी? अरे भाई कितनी प्रतिशत बढ़ी? 48% बेरोजगारी। साधारण बात है क्या? 48% बेरोजगारी एक साल में बढ़ी। यह आपको अन्य लोगों को बताना है। इसके साथ साथ सम्यक अभियान के मुद्दे में समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए, नई कृषि क्रांति के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग और एकाधिकार युक्त पूंजीवाद और सामंतवाद को समाप्त करने के लिए भी प्रावधान है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। जब ये अभियान हमारा गति पकड़ा तब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले इन मुद्दों को इलेक्शन मैनिफेस्टो में देने की बात आई। सम्माननीय कमलनाथ जी ने सहमति भी व्यक्त करते हुए हमारी पुनः एक यात्रा चुनाव के समय में शुरू करवा दी थी, लेकिन बड़ी पार्टी है, बड़ा राजनीतिक दल है, आम सहमति बनाना बड़ा कठिन होता है। चुनाव के टाइम पर इसमें सहमति नहीं बन पाई। जैसे ही चुनाव हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि यदि सम्यक अभियान के मुद्दे जो युवाओं में प्रभावी हो सकते थे उनको
उनको लेकर हम चलते तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने मुझे आमंत्रित करते भी कहा कि इस अभियान को निरंतरता प्रदान करिए। इसके लिए बाकायदा दिल्ली में कार्यालय बना करके इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 7 फरवरी 2024 को जबकि विधानसभा चुनाव हुए, अभी ज्यादा समय नहीं हुए थे, आगे लोकसभा चुनाव था और हमारे अनुयायियों ने मिलकर गुरुदेव की पाठशाला स्थापित किया, जहां मैं महिलाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिनमें राजनीतिक कौशल है या पढ़ाई कर रहे युवा उनको जिनमें राजनीतिक कौशल की ओर रुझान है, उन्हें राजनीतिक कौशल का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और देश भर में सभी एक अभियान के कार्यक्रम शुरू हुए। इसी बीच 12 जुलाई 2024 को मैं मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था कि उसके संबोधन के बाद जब बाहर निकला तो दैनिक भास्कर के पत्रकार ने मुझे पकड़ा, बोले सर आपको पता है इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर दी थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। आज ही का निर्णय है, इस पर कोई विचार दीजिए। मैंने कहा ये मेरा फोन नंबर है, रख लीजिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कल बात करूंगा। जब मैं भोपाल आया इस पर चिंतन करने लगा, दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हुआ, बड़े नेताओं से चर्चा किया कि ये जो निर्णय है भारत का राजपत्र का दुरुपयोग हुआ है, सरकार ने बहुत असंवैधानिक निर्णय ले लिया है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आवाज उठाना चाहिए। कोई भी बड़ा नेता इकट्ठे सामने नहीं आया, सबने कहा कि ये बहुत कठिन विषय है, इस पर बोलना बहुत कठिन है, इसलिए हम अभी इसमें शांत रहते हैं। मैंने देखा नहीं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार के, भारत सरकार के उस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर किया और 25 जून 12 और 25 जून में 13 दिन का अंतर था। 25 जून 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बुक किया कि मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे करूंगा। इसकी सूचना जब पुलिस प्रशासन को गई तो भारत सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों के 14 IPS ऑफिसरों ने मुझ पर रोक लगाने का प्रयास किया कि आप हर हालात में सरकार के खिलाफ पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ पत्रकार वार्ता नहीं करूं। जिस दिन मैं पत्रकार वार्ता करने गया, सारे पुलिस के अधिकारी मुझे रोकने लगे। पत्रकारों की संख्या से दुगनी संख्या में पुलिस वाले थे। यदि ये मेरी कर्मभूमि है तो आप सब अगली कर्म की बात होनी चाहिए। मैंने कहा मैं गिरफ्तारी देने तैयार हूं, बशर्ते कि ये मेरा घर है, प्रेस क्लब है, मैं बड़े बड़े अखबारों में संपादक पद कर रहा हूं, मेरे को बोलने से आप रोक नहीं सकते। मैं जब बोल दूं भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन होता दिखाई दे तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने 1.25 घंटे तक प्रेस को संबोधित किया और उसके बाद मैंने संबोधन करने का शुरुआत ही यहां से किया था। किराए के मकान में रहता हूं, सम्माननीय मोदी जी, सम्माननीय अमित शाह जी, बुलडोजर कहां चलाओगे? मेरा अकाउंट अंतिम श्वास लेता रहता है, जांच किस बात की कराओगे? आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं इस कानून के तहत मुझ पर रोक लगाओगे। जब मैंने अपनी बात करना शुरू किया और जब मेरी पूरी बात हुई, तमाम मीडिया के लोग थे, केंद्र से लेकर के, मैंने उन पुलिस वालों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आपके सारे कैमरे चल रहे थे, मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ मिल गया होगा, मैं सहर्ष गिरफ्तारी देने आया हूं। तो वरिष्ठतम IPS ऑफिसर ने कहा कि सर हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमें पता चल गया है, आपके सहयोगी ने बताया आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है, सम्मान के साथ हम आपको एक कप कॉफी जरूर पिलाएंगे। तब तक हमारे AICC में बहुत चर्चा फैल चुकी थी। जब AICC में गया, तमाम जो नेता, बड़े स्तर के नेता वहां मौजूद थे, सब ने मेरा स्वागत किया और कहा आप आगे बढ़िए, देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानी में जाकर के आप इसी आशय के साथ पत्रकार वार्ता कर लीजिए। तो मैं देश के सभी राज्यों की राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता करने पहुंच गया। सिर्फ लखनऊ में थोड़ी सी अप्रिय स्थिति दिखाई दी कि मैं जिस होटल में रुका था, मेरे सहयोगी थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुए, हालांकि छोड़ते मेरे को कोई नहीं है। तो उसी बीच में एक बड़े नेता के खास लोग मेरे रूम में घुस आए, बड़े बड़े बंदूक लिए हुए थे और एक तो बार बार बात करता, बात कम करता, बंदूक की ओर इशारा ज्यादा करता था।
मैंने कहा बात क्या है, कोई बात तो रखिए, मैं जवाब दूंगा। और आप ये बार बार बंदूक की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है केवल बंदूक आपके पास है, मेरे पास नहीं है? अरे आपको पता नहीं, आपके पास जो बंदूक है उससे ज्यादा शक्तिशाली बंदूक मेरे पास है, और मेरे पास जो बंदूक है वो ये है। साथियों, कोई कानून का सहारा उस भाजपा सरकार को नहीं मिला जिसके साथ कि मुझे गिरफ्तार कर सके। उसके बाद मुझे लगा 1966 में ये वही से फिरे लोग हैं। 24 जनवरी 1966 को जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी, उस दिन चंद बंद दिमाग के लोग बाहर नारे लगा रहे थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वो महिला प्रधानमंत्री जिसने रिकॉर्ड तोड़ दी एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी, बैंकों को आम लोगों के लिए खोल दी, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दी, और आपके क्षेत्र में जो कोयला खदानें दिखाई दे रही है, ये सारी कोयला खदानों सहित प्रमुख खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दी। घाटे में चल रहे उद्योगों का या तो सरकारीकरण कर दी, या तो उनको सरकारी मदद प्रदान करके नियमितता प्रदान कर दी। नतीजा ये हुआ कि उससे पहले जो लोग आंदोलन कर रहे थे, ग्वालियर का आंदोलन, जबलपुर का आंदोलन ने आज भी इतिहास में दर्ज है, मात्र 0.6% बेरोजगारी बढ़ी थी और बेरोजगारी के नाम पर हल्ला मचाया गया था। नतीजा ये सामने आया कि जितने बेरोजगार थे उनको तो नौकरी आराम से मिल गई, न्यूनतम योग्यता में भी कमी करते हुए, कटौती करते हुए घर से ढूंढ ढूंढ कर नौकरी दी जाने लगी। ये था इंदिरा गांधी का कमाल। वो इंदिरा गांधी जिसने अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान ने जब हमारे को उड़ाया, हमारे पर अटैक करने का प्रयास किया, उसको कुछ अमली रूप देने का प्रयास किया, 7वां बीड़ा तैनात किया, तो इंदिरा जी ने अमेरिका की परवाह न करते हुए उस पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और उस समय के आरएस के सरसंचालक गुरु गोरवलकर ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कहा, इंदिरा तो दुर्गा की अवतार है। इसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीडिया के सामने उद्घाटित किया। अरे वो इंदिरा गांधी जिसने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व के सामने बता दी कि भारत सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर है, और वो इंदिरा गांधी जिसने गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं दी, विस्तृत कार्यक्रम लागू करके इस देश के वंचितों तक सत्ता की जो भागीदारी होती है पहुंचाने का प्रयास की, और उन वंचितों का उद्धार करने, उन वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास पूरे विश्व ने। उस इंदिरा गांधी को ये लोग संविधान के मंत्री बता रहे हैं। अरे मैं आपको बता दूं, 1966 में पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन था। सम्माननीय अजय सिंह जी, युवक कांग्रेस के बारे में बात होती है कि युवक कांग्रेस का गठन तो 1969 में हुआ था, 66 की क्यों बात कर रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ, 1946 से युवक कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, भले संगठित रूप नहीं आया था, लेकिन एक युवक कांग्रेस था, युवक कांग्रेस की इकाइयां काम कर रही थी, इसलिए पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन कांग्रेस नेत्री विजया राजे सिंधिया मौजूद थी, कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता मौजूद थे। तब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि पूर्व राजा महाराजाओं के कारण हम इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो श्रीमती विजया राजे सिंधिया राजमाता आवेश में आते हुए बोली कि मैं इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा के रहूंगी, और ये उनके चमचे जो हैं उनको भी मैं सत्ता से दूर करके। आप लोगों के लिए प्रसन्नता की बात बता दूं, उस समय हमारे अर्जुन सिंह जी राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिन्होंने यहाँ का भी प्रतिनिधित्व किया है। तो साथियों, 1 साल के बाद ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 साल के बाद ही 1967 में
कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को राजमाता विजया राजे सिंधिया ने गिरा दी थी। देश भर के 561 रियासतों को, देश भर के पूंजीपतियों को इंदिरा जी के खिलाफ खड़ा कर दी थी। उनके पोते ने अपने दादी का अनुसरण करते हुए 2020 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार गिरा दी थी। और मैंने देखा कि जब मेरा अभियान चल रहा था उस समय में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी के संबंधों को लेकर कुछ दुष्ट प्रचार ग्वालियर अंचल में चल रहा था। क्या नेहरू जी के जो उनका निधन हुआ था उस बात को लेकर के, तो मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री जी को आमंत्रित करते हुए इंदिरा जी की 107वीं जयंती वही सिंधिया के महल के सामने फूलबाग मैदान में संकल्प दिवस समारोह के रूप में आयोजित किया। और उसी दिन से बड़े परिवर्तन के संकल्प के साथ 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया गया। ये इंदिरा ज्योति अभियान, क्योंकि सम्यक अभियान की प्रेरणा। अब 1 साल बीता, हमने 108 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर लिए थे। हमने सोचा ये कैसा राम राज्य है, चहुओर भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, उसकी कल्पना नहीं कर सकते और न्याय की उम्मीद तो करना ही कठिन है, ये कैसा राम राज्य है। तब मेरे मन में बात आई। भोपाल के नवाब, मैं मात्र 2-3 मिनट का समय, 5 मिनट का समय लिख लूंगा और उसके बाद आप सब लोगों के सवालों का जवाब भी देने के लिए मौजूद रहूंगा और हमारे मंचासीन प्रमुख अतिथियों से इस विषय पर विचार भी लेकर के यहाँ से जाऊंगा। तो साथियों, महात्मा गांधी को भोपाल के नवाब ने आमंत्रित किया था कि महात्मा बताए देश जब स्वतंत्र होगा तो इस देश में कैसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तब महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1929 को भोपाल के बेनजीर मैदान में 40 मिनट तक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित, सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन प्रणाली को राम राज्य कहते हैं, जिसकी स्थापना अवधपति श्री राम ने किया था। और हम चाहते हैं कि वैसा ही राज्य स्वतंत्रता के बाद स्थापित हो और यही मेरी राम राज्य की अवधारणा है। तब एक फिरे व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा मित्र, मैं तो कह रहा हूं कि मुझको राम और रहीम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जो आप सवाल कर रहे हो, यदि आपको राम और रहीम में अंतर दिखाई देता हो तो इस मंच पर आकर स्पष्ट कर दीजिए। और उसके बाद जब अपना पूरा उन्होंने भाषण समाप्त किया, ये देश के इतिहास के स्वर्णिम शब्दों में लिखा हुआ है कि वहां उपस्थित सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे का नारा देते हुए महात्मा गांधी का साथ दिया। पूरे विश्व में राम राज्य की अवधारणा जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई, उसकी चर्चा हुई और उस दौरान आदर्श राम राज्य पर सर्वाधिक पुस्तकें भी वैश्विक लेवल पर प्रकाशित हुई। हमने कहा महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारना होगा, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में रामचरितमानस चतुर्थ शताब्दी समारोह समिति अंतरराष्ट्रीय स्तर की गठित करने के साथ खुद को उसका अध्यक्ष पद का दायित्व के लिए तैयार की थी और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कर्णसी बनाए गए थे। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात कि हमारे विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी को उपाध्यक्ष बनाते हुए इस देश के हिंदी भाषी राज्यों में राम राज्य की अवधारणा को प्रचारित और प्रसारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ साथ जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, वो भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा का आयोजन होता था। वहां पर सोए और चौपाई रामचरितमानस की ऊपर अंताक्षरी होती थी। उपस्थित शिक्षक राम राज्य की अवधारणा पर अपने राय, अपनी शिक्षा उन बच्चों तक देते थे। और गांव गांव में मानस मंडली गठित की गई थी। दली, पाठ, रामायण, वाद्य यंत्र उनको दिए गए थे
और 72 रुपए 72 रुपीज प्रति वर्ष उस मानस मंडली को दिए जा रहे थे। हर जिला मुख्यालय में मानस भवन बनाने के लिए जमीन दी गई और फंड दिया गया था ताकि उस मानस भवन के माध्यम से महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा को प्रचारित तौर पर किया जा सके। पूरे विश्व में संदेश देने लायक 1974 में रामचरितमानस चतुर्शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ और उस दौरान जो राम राज्य की अवधारणा का संदेश देश में गया वो आज भी इतिहास में दर्ज है। इसलिए हमने सोचा कि महात्मा गांधी की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रयास की थी। इसलिए इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर चले राम राज्य की ओर अभियान शुरू किया जाए। हमारे केंद्रीय जो EICC के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा जी भोपाल आए थे, अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, कांतिलाल भूरिया जी थे, बड़े सभी नेता कांग्रेस के प्रदेश भर के थे। उस दिन हमने 19 नवंबर 2025 को चले राम राज्य की ओर अभियान शुरू किया और इस अभियान का केंद्रीय समन्वय के लोग एक सैयद साजिद अली को बनाया। उसमें एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक OBC, एक SC, एक ST को जोड़ा और हमने कहा सही मायने में राम राज्य की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने का समय आ गया। और जब इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात आई तब हमने ये 6 जनवरी 2026 से ये अभियान शुरू किया है। अभियान मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जाएगा। अब मैं साथियों आपसे आग्रह करता हूँ, बड़ा जरूरी है, 2 मई 2022 से अभियान चला। उससे पहले भी 2015 से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान दिया, कांग्रेस से कुछ लिया नहीं है, कार्यकर्ताओं ने सहयोग जरूर समय समय पर किया। अब यह अभियान जिसमें 2 रथ और बैलगाड़ी भी चल रही है, समय समय पर सुरक्षा कारण आते हैं तो और कुछ बढ़ाना पड़ जाता है, तो कठिन दौर पे गुजर रहा है। मैंने सम्मानीय खड़गे साहब से बोला, कई नेताओं से बोला क्या होगा, सबने कहा इसे जन अभियान बनाया जाए। तो हमने बोला कैसे जन अभियान, तो बोले सहयोग लिया जाए। कैसे लिया जाए कोई बताने को तैयार नहीं। तब कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विचार दिया, हमने एक पेटी तैयार किया है, उसमें जिसको भी जहां भी जाते हैं जो सहयोग दे, जिसकी इच्छा जो भी देते, जो योगदान देते जन अभियान बनाते वो उसमें सहयोग कर सकते हैं। एक कोई स्कैनर भी आज के टाइम कर रहा है, वो भी है उसमें लगा हुआ, उसमें जो भी लोग सहयोग करेंगे बड़ा स्वागत है। ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित न हो, हमारी प्रदेश में सरकार और देश में सरकार न हो। अब मैं आखिरी में कुछ नारे लगवा देना चाहता हूं यहाँ से, ताकि आप लोग थोड़ा सा उत्साह आप लोगों में बढ़ जाए। तो मैं बोलूंगा अभी इंदिरा जी और महात्मा गांधी, तो आप जय कहिएगा, मैं जो बताऊंगा उसके आगे बैठा। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जरा जोर से, मजा नहीं आ रहा है। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अब मैं कहूंगा लुटेरों को हटाएंगे और आप लोग जोर से कहेंगे राम राज्य लाएंगे। आवाज दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। लुटेरों को हटाएंगे, लुटेरों को हटाएंगे, लुटेरों को हटाएंगे। अब मैं जो भी कहूं उसके आगे आपको ये कहना है राम राज्य की ओर चले, राम राज्य की ओर चले, यही बोलना है। इतना याद रखिए आप। भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो, भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो, लोकतंत्र बचाना है तो, नई कृषि क्रांति लाना है तो, एकाधिकार युक्त पूंजीवाद समाप्त करना है तो, शिक्षित युवाओं को न्याय दिलाना है तो, बेरोजगारों को न्याय दिलाना है तो, सम्यक विकास पाना है तो, नव क्रांति लाना है तो। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे।